सहयोगी मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में आज अध्याय 10 में राज्य की कार्यपालिका पर बात हो रही है और राज्य की कार्यपालिका अध्याय की दूसरी कक्षा, जिसमें हम लोग राज्यपाल की शक्तियां और कार्य पर बात करेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति में राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं, राज्यपाल के कार्य क्या हैं, राज्यपाल किस तरह के कार्य करता है, जिसमें कार्यकारी शक्तियां हैं उसके पास, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, इसके अलावा न्यायिक शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो राज्यपाल की कई शक्तियां हैं, जिनमें से इस कक्षा में हम लोग कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति पर बात करें। तो आइए बारी बारी से हम लोग राज्यपाल की इन शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहली बात करेंगे हम लोग राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। ये बिंदु सबसे पहले है राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। तो राज्यपाल की शक्तियां और कार्य बड़े व्यापक हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह से संघ में, केंद्र में राष्ट्रपति के पास शक्तियां और अनेक कार्य हैं, उसी तरह राज्य के अंदर राज्यपाल के पास शक्तियां और अनेक कार्य हैं। तो इस बात को हम लोग यहां थोड़े में नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नोट करेंगे कि राज्यपाल भी राष्ट्रपति की ही तरह व्यापक शक्तियां रखता है। यहां आप राष्ट्रपति से तुलना करते चलेंगे कि राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह ही व्यापक शक्तियां रखता है, व्यापक शक्तियां रखता है। राष्ट्रपति वाले अध्याय में, केंद्रीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका के अध्याय में आपने देखा है कि राष्ट्रपति की कितनी सारी शक्तियां हैं और जिस तरह राष्ट्र के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उसी प्रकार राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य, इसी बिंदु में जोड़ लें कि जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रपति के नाम से होता है। उसी प्रकार राज्य के समस्त कार्य, कहां के? राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। तो ये समानता आपने देखा राज्यपाल और राष्ट्रपति में, केंद्र और राज्यों के मामले में। तो राष्ट्रपति केंद्र का सर्वे सर्वा है, उसी के नाम से सारे कार्य होते हैं। तो राज्य में राज्यपाल के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं। परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह से कूटनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं है, सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है और आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं। एक और बिंदु जोड़ें और उसी में इसे शामिल करें
परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन, राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह, यहां अंतर है, राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो देखा आपने कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है। अंतर यह है कि राष्ट्रपति के पास जो कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां हैं, बस वो राज्यपाल के पास नहीं। जहां जहां राज्यपाल और राष्ट्रपति के शक्तियों और कार्यों में भेद होगा उसे हम लोग नोट करेंगे, समानताओं को भी नोट करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे कार्यकारी शक्तियों से, एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो अगली बात करते हैं हम लोग कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों की बात होगी। कौन कौन कार्यकारी शक्तियां हैं राज्यपाल की, ये बिंदुवार हमें देखना है। तो सबसे पहले कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो पहली बात कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य हम लोग बिंदुवार नोट करेंगे। क्या कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य, एग्जीक्यूटिव कार्य जितने होंगे, कार्यकारी कार्य, वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते। औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो ये पहला बिंदु, राज्यपाल के नाम से होता है। तो आपने देखा कि सभी औपचारिक कार्य राज्यपाल के नाम से हो रहे हैं राज्य के अंदर। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिकी शक्ति जो है वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्ति, चलिए, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। क्या देखा गया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कार्यकारी शक्तियों में? मुख्यमंत्री की और मंत्रिपरिषद की, इनकी नियुक्ति करना राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी कार्य है। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अगला बिंदु, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इसी प्रकार अन्य कई हैं, जैसे राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता, दूसरा हो गया राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा और क्या, इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य के और क्या, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य के विश्वविद्यालयों के राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, ये की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल कितनी नियुक्तियां कर रहा है आप देख लें। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्य के निर्वाचन आयोग की भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्तियों में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का काम राज्यपाल नहीं करता, हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। तो इस बात को हम लोग नोट करेंगे अगले बिंदु में एक परंतु के साथ। एक परंतु ले लेते हैं तो हो जाएगा परंतु। परंतु क्या चीज, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं, राज्यपाल के पास नहीं है, नहीं अपितु राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो ये एक बिंदु यहां मेंशन कर लेना आवश्यक था कि राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। उसके अलावा राज्यपाल एक और कार्य करता है, राष्ट्रपति से राज्य में असंवैधानिक स्थिति में जो है एक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राज्य की कार्यकारी शक्तियां जो हैं
जो कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल राज्यपाल कर रहा है, ऐसे में वह केंद्र के या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में देखी जा सकती है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति से एक और बिंदु, राज्यपाल राष्ट्रपति से क्या कह सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल की क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। ये बात कब होती है? जब किसी राज्य में राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि राज्य के अंदर जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुकूल नहीं चल रही है, संवैधानिक नहीं है, तो ऐसे में वह संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। और ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, जो जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, इनमें कार्यकारी शक्तियां जो इसकी कार्यकारी शक्तियां हैं, ये कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों का विकास कर सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में या शक्तियों का विकास राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है। क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है। तो यहां देखा गया कि राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है। यह है उसकी शक्ति। और इस शक्ति को किस रूप में आप देखेंगे? तो इस शक्ति को राज्यपाल की ऐसी कार्यकारी शक्ति के रूप में देखेंगे जिसे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में समझा जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे अब तक कार्यकारी शक्तियों के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग विधायी शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां, दूसरा बिंदु है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शक्तियां, ये कई प्रकार की विधायी शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। सबसे पहले कि राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अगर राज्यपाल को इस बात का भास हो जाए कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के अंतर्गत, लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा और विधानसभाओं में राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से
सदस्यों की नियुक्ति करने का प्रावधान अब नहीं रहा। यद्यपि इस बात को हम लोग नोट करेंगे क्योंकि इस पर प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और अभी इस पर प्रश्न बन सकते हैं, तो हम लोग इसे शामिल करेंगे कि राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में अपने राज्य की विधानसभा में कहां से? एंग्लो इंडियन विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को, सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 333 में थी। यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि उक्त समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य की विधानसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ये अनुच्छेद 333 में ये व्यवस्था रही। तो आपने देखा कि आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को नियुक्त करने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास थी, लेकिन हमें यहां पर तुरंत एक बात नोट करनी होगी। नोट क्या करनी होगी? नोट ये करनी होगी कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, तो यहां नोट करें 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसको ध्यान रखेंगे, द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में 19 द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय से आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु आरक्षण समाप्त कर दिए गए। समाप्त कर दिया गया। ये बात हमें नोट करनी है। तो नोट में हमने देखा कि आंग्ल भारतीय समुदाय का जो आरक्षण था लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में,
लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का राष्ट्रपति की शक्ति, और राज्य विधानसभाओं में 1 सदस्य को मनोनीत करने का राज्यपाल की शक्ति। ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो 25 जनवरी 2020 को लागू। ये 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ। तो इस प्रकार अब ये व्यवस्था जो शक्ति राज्यपाल को अनुच्छेद 333 के तहत प्राप्त थी, अब वो समाप्त हो। इसके अलावा अगर विधानसभा द्विसदनीय है, अगर विधानसभा में 2 सदन है, तो राज्यपाल विधान परिषद के यानी उच्च सदन के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। 1/6 सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। तो दूसरी विधायी शक्ति में हम लोग देखेंगे कि यदि राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय हो, अगर राज्य में विधानमंडल कैसा हो, द्विसदनीय है, तो राज्यपाल विधान परिषद, तो राज्यपाल विधान परिषद जो उच्च सदन होता है ना, विधान परिषद ब्रैकेट में आप कर लें, उच्च सदन के ये थोड़ा मिल गया है, उच्च सदन के सदस्यों के 1/6 भाग को, के सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। तो ये राज्यपाल की विधायी शक्ति में कि 1/6 सदस्यों में से 1/6 भाग विधान परिषद के उच्च सदन में राज्यपाल मनोनीत करता है। इसके अलावा यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और उस निर्णय की उस निर्णय का विचार मंत्रिपरिषद ने नहीं किया है, तो राज्यपाल कह सकता है कि उस मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय या किए गए कार्य पर विचार किया जाए। तो यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो, अगला बिंदु, यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो, मान लीजिए मंत्री ने तो निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो, और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो, तो राज्यपाल को क्या अधिकार है? न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने के लिए कह सकता है।
विचार के लिए कह सकता है। तो ये राज्यपाल का कार्य आपने देखा। मतलब ये कि मंत्रिपरिषद के संज्ञान के बिना मंत्री द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। कर भी दिया गया तो उसकी सूचना, उसका संज्ञान मुख्यमंत्री को लेना होगा, ऐसा राज्यपाल कह सकता है, आदेश दे सकता है, इसकी मांग कर सकता है। उसके अलावा राज्यपाल राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को विघटित कर सकता है। तो राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को, राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान और विघटन कर सकता है। तो ये भी विधायी शक्ति राज्यपाल के पास है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत कर सके, सत्रावसान कर सके और विधानसभा को विघटित भी कर सके। इसके अलावा राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे। राज्यपाल को यह अधिकार है, अगले पेज पर चलते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार, क्या अधिकार है? राज्यपाल को यह अधिकार है कि राज्य के अंदर विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करें, कि राज्य विधायिका से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर सके या प्राप्त करे। तो राज्य विधायिका में क्या हो रहा है, किन विषयों पर बहस हो रही है, कौन से बिल लाए जा रहे हैं, इन सभी चीजों पर राज्यपाल को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल सदस्य भी भेज सकता है। और आवश्यकता पड़ने पर, यह भी एक बात है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल सदन में सदस्य भेज सकता है, सदस्य भेज सकता है। तो ये आपने देखा कि सदन में सदस्य भेज सकता है, सदस्य भेज करके सदन की जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा मुख्यमंत्री से उसे हमेशा जो सदन की कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। इसके अलावा कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनेगा, तभी कानून बनेगा जब राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। तो कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करे। एक बिंदु ये भी नोट करें, कोई भी विधेयक तभी अधिनियम यानी कानून बनता है
जब क्या होता है, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है, उस पर हस्ताक्षर करे, यानी बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक, अधिनियम यानी कानून नहीं बन सकता। राज्यपाल की बात जहां तक है तो राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, अपने पास राष्ट्रपति को भेज सकता है। तो राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है। क्या क्या कर सकता है राज्यपाल? राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है। एक काम ये कर सकता है, नहीं भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है अनुमति, चाहे तो अनुमति ना दे, नहीं भी दे सकता है। या फिर और क्या कर सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। तो ये काम राज्यपाल का ये है कि राज्यपाल किसी विधेयक पर चाहे अनुमति दे, अनुमति न दे, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर ले, रखे। राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। एक और कार्य और अधिकार, राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। तो ये कार्य की सदन के भीतर, जैसा कि अभी देखा कि अपने प्रतिनिधि आदमी भेज सकता है, किसी को भेज सकता है, दोनों सदनों में संदेश भेज सकता है। विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से आरंभ होता है। एक चीज ये भी कि विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से आरंभ होता है। अगला बिंदु, विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से आरंभ होता है। राज्यपाल के भाषण से राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल का जो अधिवेशन है वो आरंभ होता है। उसके अलावा भारतीय अनुच्छेद का 213, ये अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश जारी करने की
शक्ति प्रदान करता है और यह अध्यादेश सदन के सत्र का प्रारंभ होने के 6 सप्ताह से अधिक नहीं रहता। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से, यह भी शामिल कर लें, यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह बाद तक नहीं रहेगा, यानी इसकी जो अवधि है वो कितनी है कि विधानमंडल का सत्र जब प्रारंभ होगा तब से 6 सप्ताह, और उसके पहले जितने दिन में विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो, आमतौर पे इसकी अवधि, चूंकि विधानमंडल का अगला सत्र हमेशा 6 माह से पहले प्रारंभ होता है, तो कुल अवधि 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है, अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है, अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह ये अधिकतम हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो ये थी राज्यपाल की विधायी शक्ति। अब बात करते हैं हम लोग राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों पर। तो अगले बिंदु से वित्तीय शक्तियां, ये फाइनेंशियल पावर राज्यपाल के पास क्या क्या है, ये हमें देखना है कि कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। राज्यपाल ये सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जिसको बजट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। ये पहला काम, यानी राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है, राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण की वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए, ये सुनिश्चित करना राज्यपाल का कार्य है कि बजट राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए, बजट को राज्य विधानमंडल के समक्ष लाया जाए। उसके अलावा राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना, आप जान लें कि राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना, पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक कहां लाया जाएगा? विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं, विधानसभा में। यानी धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, को राज्य
विधानसभा में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये दूसरी जो है वित्तीय शक्ति है राज्यपाल की। तीसरी वित्तीय शक्ति पर बात करेंगे हम लोग कि किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए, मान लीजिए कोई अप्रत्याशित खर्चा आ गया, अचानक से कोई खर्चा आ गया, तो किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। तो किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए, किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से, राज्यपाल कहां से? आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है, एडवांस ले सकता है, अग्रिम ले सकता है, एडवांस ले सकता है। तो किस बात के लिए? अप्रत्याशित खर्चे के लिए। अचानक कोई खर्चा आ गया तो उसके लिए आकस्मिक निधि से वो पैसा ले सकता है, एडवांस में ले सकता है। उसके अलावा राज्यपाल पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो राज्यपाल अगला बिंदु, राज्यपाल पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या कर सकता है? वित्त आयोग गठित कर सकता है। क्या कर सकता है? वित्त आयोग गठित कर सकता है। वित्त आयोग गठित कर सकता है। तो ये हम लोगों ने राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियों के बारे में देखा। आइए इसे हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लें ताकि आज की कक्षा को समाप्त किया जा सके। आज की कक्षा में हमें राज्यपाल की शक्तियां और कार्य पर बात करनी है, जिसमें कार्यकारी, विधायी और वित्तीय शक्तियों पर चर्चा करनी है। शुरुआत हम करते हैं राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करते हुए। ये बात करें कि राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह खूब ढेर सारी शक्तियां रखता है। तो राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पास भी कई शक्तियां हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्र के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उसी प्रकार राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है
कि राज्यपाल के पास कूटनीतिक शक्ति नहीं है, सैन्य शक्ति नहीं है, आपातकालीन शक्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास है। केंद्र में राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान है, राज्य में राज्यपाल कार्यकारी प्रधान है। केंद्र में राष्ट्रपति के पास ढेर सारी शक्तियां हैं, राज्य में राज्यपाल के पास शक्तियां हैं। बस दोनों में जो अंतर है वो ये कि राज्यपाल के पास कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां हैं। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं, बारी बारी हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। तो सबसे पहले कार्यकारी शक्ति की बात करें, और सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्य के अंदर सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। उसके अलावा राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्ति है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वो है मुख्यमंत्री की और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ये राज्यपाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियों में से एक है। उसके अलावा राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन सब की नियुक्ति करता है। एक अलग से बात यह जानना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तो करता है राज्यपाल। यहां बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उनको हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके अलावा राज्यपाल और क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है। राज्य के अंदर अगर राज्यपाल को ऐसा समाधान हो जाए कि राज्य में या राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है। और राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का यह जो रूप है वह उसे प्रतिनिधि के रूप में देखने को इशारा करता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं हम लोग राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या है? तो सबसे पहले बात करेंगे कि राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार रखता है, मनोनीत करने का शक्ति रखता है। यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि राज्य विधानसभा के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसी दशा में राज्यपाल अनुच्छेद 333 के अंतर्गत उसे शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर ले। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ, उसकी चर्चा कर लेना जरूरी है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा न केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की जो व्यवस्था थी, जो प्रावधान था, उसे समाप्त कर दिया। तो अब लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा
और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से किसी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान संविधान से हटा दिया गया। इसके बाद राज्य विधानमंडल अगर द्विसदनीय है, भारत के 6-7 राज्यों में 7 राज्यों में विधानसभा द्विसदनीय है, विधानमंडल द्विसदनीय है, तो जहां द्विसदनीय है वहां उच्च राज्यपाल क्या कर सकता है कि उच्च सदन के अंदर, विधान परिषद के अंदर कुल सदस्य के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। राज्यपाल की यह शक्ति है कि विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग को राज्यपाल मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। इसके अलावा मान लीजिए किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय ले लिया हो और उस निर्णय का संज्ञान मंत्रिपरिषद को नहीं है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कह सकता है कि मुख्यमंत्री उस विषय पर संज्ञान ले जिस विषय पर उस मंत्री ने निर्णय लिया है। अर्थात ये कि किसी मंत्री द्वारा किया गया कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया कार्य होता है और मंत्री जो राज्यपाल के प्रति जवाबदेह है, विधान परिषद के प्रति जवाबदेह है, तो विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। राज्यपाल उससे सूचना लेने के लिए मुख्यमंत्री से कह सकता है, उसका संज्ञान लेने के लिए कह सकता है। उसके अलावा राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और उसका विघटन भी कर सकता है। तो ये शक्ति यानी राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, विधानसभा के सत्र का सत्रावसान करना और विधानसभा को विघटित करना, ये शक्ति भी राज्यपाल को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को यह अधिकार क्या है कि राज्य विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी उसे प्राप्त है। राज्य की विधायिका से संबंधित सारे कार्यों की जानकारी राज्यपाल को प्राप्त होनी चाहिए और इसके लिए जरूरत पड़ने पर राज्यपाल सदन में सदस्य भी भेज सकता है कि उसे राज्य की विधायिका की संपूर्ण जानकारी हो। इसके अलावा जहां तक कानून बनाने की बात है राज्य विधायिका के द्वारा, तो जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते किसी विधेयक पर, तब तक कोई विधेयक राज्य के अंदर कानून नहीं बनता। तो विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है। चाहे तो अनुमति दे, चाहे तो अनुमति नहीं दे और चाहे तो विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर ले। राज्यपाल दोनों सदनों में संदेश भी भेज सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों में, उच्च सदन और निम्न सदन, विधानसभा विधान परिषद, दोनों में संदेश भेज सकता है। इसके अलावा विधानमंडल का अभिभाषण इसके अलावा विधानमंडल का अधिवेशन अगर प्रारंभ होना है तो वो राज्यपाल के भाषण से ही प्रारंभ होता है। तो विधान सभा का या विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होने से पहले राज्यपाल का अभिभाषण होना, भाषण होना जरूरी है। एक और कार्य अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जैसे अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति केंद्र में प्राप्त है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के तहत प्राप्त है। यह जो अध्यादेश होगा यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा, तो जैसे ही सदन की बैठक प्रारंभ होगी, सदन की बैठक के प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश वैलिड रहेगा।
6 सप्ताह तक यह अध्यादेश लागू रहेगा। 6 सप्ताह के बाद इस अध्यादेश की अवधि समाप्त हो। इसके पश्चात हम लोग वित्तीय शक्तियों पर बात करेंगे। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में यह है कि राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, वह विधानमंडल के सामने रखवाए। विधानमंडल के सामने बजट को, वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? राज्यपाल की। अगर धन विधेयक है तो वो धन विधेयक राज्य विधानसभा में तभी लाया जाएगा जब उस पर राज्यपाल की सहमति ले ली गई हो। यानी राज्यपाल की बिना पूर्व की सहमति के, बिना अनुमति के धन विधेयक राज्य विधानसभा में नहीं लाया जा सकता। और राज्यपाल के पास कोई अप्रत्याशित खर्चा आ गया, कोई अचानक खर्चा आ गया, तो राज्यपाल आकस्मिक निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है, एडवांस ले सकता है, खर्चा करने के लिए पैसा ले सकता है। और एक और बात वो ये कि पंचायतों की स्थिति और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना भी राज्यपाल का काम है। राज्यपाल समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। हर 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्यपाल की शक्तियों के और कार्यों के बारे में हम लोग अभी अगली कक्षा में भी पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।